Hello students, let's solve our exercise 3.5 from the chapter pair of linear equations in two variables. Okay, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में यहाँ पर देखते हैं कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी पिछले वीडियो में आपको पता चला कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो हमें नहीं है, लेकिन इस एक्सरसाइज के जो 3.5 है हमारी एक्सरसाइज, उसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर बाय एनी मेथड, जो कि उन्होंने सवाल में यहाँ पर दिया है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड. तो कोई भी अलजेब्रिक मेथड है उसके लिए, तो हमें किसी भी अलजेब्रिक मेथड से इसको सॉल्व करना है, इसलिए हमें ये वर्ड प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जरूरी है. तो चलो सॉल्व करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स. तो पहला वाला जो वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम अभी तक हमने बहुत सारे देखे हैं और उससे ही रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिए गए हैं हमारे एक्सरसाइज 3.5 में, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 है. पहला सवाल लेते हैं यहाँ पर, क्या दिया है इस सवाल में, देखते हैं कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस. तो देखो इसका अर्थ ये हुआ कि हॉस्टल में मंथली चार्जेस है, एक हॉस्टल है तो हॉस्टल में कुछ मंथली चार्जेस फिक्स है, लेकिन जितने दिन आप रहोगे उतने दिन फूड जो खाएंगे आप उस दिन का, तो उसके लिए कुछ सेपरेट चार्जेस है. ओके, आगे देखते हैं. व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज टू पे ₹1000. तो एक गर्ल है जिसने जो 20 दिन रह चुकी है इस हॉस्टल में, तो उसने 20 दिनों के लिए पेड किए हैं ₹1000 एज अ हॉस्टल चार्जेस. Whereas student B who takes food for 26 days, लेकिन जो स्टूडेंट बी है वो भी रहा है वहां पर कितने दिनों के लिए, 26 डेज के लिए. पे ₹1180, तो उसने पे किए हैं 1180 एज अ हॉस्टल चार्जेस. फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे. तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, जो हमें फाइंड में दिया है ना, वहां पर ही हमें समझ आता है कि हमें x के लिए क्या लेना चाहिए और y के लिए क्या लेना चाहिए. जैसे देखो उन्होंने दिया है कि फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस, तो फिक्स्ड चार्जेस हमें फाइंड करने हैं और क्या फाइंड करना है, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे. तो ये हमें समझ में आता है कि फिक्स्ड चार्जेस को मान लो यहाँ x और द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे को मान लो यहाँ पर y, और बाद में उस एग्जांपल के हिसाब से हमें क्या करने हैं, फॉर्म करने हैं यहाँ पर अलजेब्रिक इक्वेशंस. ओके, चलो फिर मान लेते हैं ऐसे सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पर मान लेंगे लेट बी फिक्स चार्जेस इज ₹x. फिक्स चार्जेस को क्या मान लेते हैं, चलो ₹x मान लिया, एंड the cost of food per day is ₹y, और कॉस्ट ऑफ फूड कितनी मान लिया हमने, ₹y मान लिया. तो अब आते हैं, अब हमें क्या बनाना है, इक्वेशन फॉर्म करने हैं. तो एज पर द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या कहता है उसके हिसाब से हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे इक्वेशन. जैसे कि अभी हमें पता चला कि फिक्स चार्जेस कितने हैं, x है, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितने हैं, ₹y. तो देखो पहली वाली जो स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट ए है, वो कितने दिनों के लिए रह गई है, वो रह गई है वहां पर 20 दिनों के लिए. तो फिक्स चार्जेस तो उसको रहने के जो है वो हॉस्टल के देने पड़ेंगे, जो कि उसके x है, लेकिन 20 दिनों के खाने के पैसे उसको देने हैं. तो 20 दिनों के खाने के पैसे अगर उसको देने हैं तो 20 into आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ फूड पर डे आएगा, और कुल मिलाकर उस स्टूडेंट ने दिए यहाँ पर ₹1000. तो यहाँ पर एज पर द क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट ए के लिए आ सकता है यहाँ पर इक्वेशन किस तरह से, देखो फिक्स चार्जेस लेके हमने यहाँ पर फिक्स चार्ज प्लस आएगा यहाँ पर नंबर ऑफ डेज इनटू आएगा इसका कॉस्ट ऑफ फूड पर डे. तो नंबर ऑफ डेज थे 20 और y, ये किस लिए मैंने इस तरह से लिखा, देखो फिक्स चार्जेस प्लस 20 इनटू कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ये बदलता होगा यहाँ पर, और कुल मिलाकर जैसे कि उसने दिए थे ₹1000. तो यहाँ पर ही मिल जाता है हमें ये इक्वेशन. देखो इक्वेशन किस तरह से बनाया स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा कि देखो
कुछ भी चार्जेस देने हैं तो हम कैसे करते हैं, जैसे हमें पिछले एग्जांपल देखा था डिस्टेंस कवर का कार का, तो उस तरह से यहाँ पर फिक्स चार्जेस प्लस डिस्टेंस पर किलोमीटर ये था, तो उस तरह से यहाँ पर है फिक्स चार्जेस प्लस कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो ये कुल मिलाकर उसने टोटल पेड कितनी है 1000, इसलिए यहाँ पर इक्वेशन बन गया फिक्स चार्जेस प्लस 20 इनटू कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज इक्वल टू टोटल कितने होगा इसके 1000, तो यही हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब एज पर द क्वेश्चन सेम कंडीशन से उन्होंने दिया है दूसरे स्टूडेंट के लिए, दैट इज द फॉर स्टूडेंट बी, जो स्टूडेंट बी है हमारी, तो बी जो है उसने वो कितने दिन रही है वहां, वो रही है 26 डे, तो यस सेम यहां पर आएगा फिक्स चार्जेस, तो उसके लिए भी सेम रहेंगे प्लस 26 दिनों का खाने का खर्चा, दैट इज द 26 डेज इनटू y, लेकिन उसने पेड कितनी है 1180, और ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन सेकंड। देखो सेकंड बी में उसने क्या किया है कि 26 डेज के लिए वो रह गया वहां पर, और रुपीस कितने पेड किए 1180, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। सो आइदर इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, सो लेट अस ट्राई एलिमिनेशन मेथड। तो देखो एलिमिनेट करने के लिए आसान रहेगा क्योंकि आप x वेरिएबल बिल्कुल सिंगल दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब ये बड़ा वाला इक्वेशन लग रहा है वैल्यू से यहाँ पर बिगर है, तो सेकंड में से फर्स्ट को सेकंड में से क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे, सो लेट अस सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सेकंड इक्वेशन लिख देता हूं यहां पर x प्लस आ जाएगा हमारा 26y = 1180, और फर्स्ट आएगा x प्लस 20y = 1000, सबट्रैक्ट होगा यहां पे, तो जैसे कि सबट्रैक्शन है तो साइन चेंज होगी, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव पे नेगेटिव, और यहां पर भी ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा, तो देखो x ये वेरिएबल होता है यहां पर वैनिश यूनियन हो जाता है, 26y और 20y गए तो रह जाते हैं यहां पर 6y = 1180 में से 1000 गए, रहे कितने 180, सो y कितना है हमारा 180 डिवाइड बाय 6, 6 1 are 1, 6 3 are 18, तो यहां पर है गया आपका 30, दैट मींस y मिल गया मुझे 30, y को क्या माना था हमने, y को माना था हमने फूड, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो यहां पर मिल गया हमें कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, लेकिन अभी हमें फाइंड आउट करना है कि फिक्स चार्जेस कितने हैं हॉस्टल्स में, तो चलो पुट ये पुट करना आइदर 1 में या 2 में, पुट y = 30 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, फर्स्ट सिंपल है हमारा, तो यहां पर फर्स्ट कौन सा है x + 20y = 1000, ओके पुट करते हैं वैल्यू x + 20 into 30 = 1000, वैल्यू पुट कर दी y की यहां पर 2 3 are 6, दैट मींस x + 600 = आ जाएगा हमारा 1000, तो x = कितना आएगा हमारा 1000 माइनस 600, और 1000 माइनस 600 आ जाता है हमारा x = आएगा हमारा फिर यहां पर 400, तो ये मिल गए हमें क्या फिक्स चार्जेस फॉर द हॉस्टल, तो हॉस्टल के फिक्स चार्जेस हो गए यहां पर कितने ₹400, और हॉस्टल का कॉस्ट ऑफ फूड पर डे हो गया यहां पर ₹30, लिख देते हैं यहां पर, सो फिक्स चार्जेस इज ₹400, कितने आ गए हमारे ₹400, एंड कॉस्ट ऑफ फूड per day is ₹30, तो ये दोनों वैल्यू अभी यहां पर निकाल के देखो कि कितने आ गए, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे आए ₹30 और फिक्स चार्जेस आ गए ₹400, तो इस तरह से देखो ये जो नीचे बोर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं ये हमें क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं बाय एनी मेथड। अभी तो मेथड आपने सीखी है, तीसरी मेथड आपके लिए कैंसिल हो चुकी है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आइदर उसको सॉल्व करो या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, तो ये है। तो यहाँ पर देखो कुछ बच्चों को लगता है कि बहुत बड़ा एग्जांपल लिखा है तो इसमें बहुत डिफिकल्ट होगा, हमें समझ में नहीं आएगा। स्टूडेंट्स आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए ध्यान में ये बात रखनी है कि एग्जांपल बड़ा हो मतलब ये डिफिकल्ट होता है, ऐसे कुछ नहीं होता है।
ठीक है, आपको अच्छे से उस एग्जांपल को पढ़ना है और एक बार एक ही एग्जांपल पर आपको पूरा कंसंट्रेट करना है। सही हो या गलत हो, कोशिश करनी कि हम इक्वेशन फॉर्म कर सके। गलत हुई तो कोई बात नहीं, आप कुछ बहुत बुरा कुछ नहीं करते हो और कुछ नहीं होता, गलती से तो हम सीखते हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल अच्छे से पढ़ना है एंड कोशिश करनी है कि उसके सॉल्यूशन यहाँ पर उसके इक्वेशन हम फॉर्म कर सके और सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सके। और सॉल्यूशन निकालने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करो, सॉल्यूशन को चेक करके देखो कि आपका सॉल्यूशन सही है कि नहीं। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर मैंने सॉल्यूशन चेक किया तो 400 और यहाँ पर 600, तो कुल मिलाकर 1000 होते हैं, मतलब मेरा सॉल्यूशन यहाँ पर सही है। उस तरह से भी सेकंड इक्वेशन के लिए भी आपने किया तो उस तरह से वो सही आएगा। तो यहाँ पर ये करना है। चलो चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसी तरह से अगला एग्जाम वाला एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स देखो, अगेन हमें यहाँ पर आया है वर्ड प्रॉब्लम, फिर से फ्रैक्शन के बारे में। जैसे कि फ्रैक्शन हमें ढूंढना है तो यहाँ पर मान लेना है इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मान लेना है भाई। तो अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। जब हम क्या करते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर से, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है हमारा 1/3 एंड इट बिकम्स 1/4 when 8 is added to its denominator। लेकिन हम जब 8 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में, ये क्या बन जाता है 1/4 बन जाता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, ये बात है हमें यहाँ पर। चलो बहुत आसान से सवाल है यहाँ पर और इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। हम फ्रैक्शन को मान लेते हैं, चलो लेट सॉल्यूशन निकाल देते हैं यहाँ पर। तो सॉल्यूशन है हमारा कि लेट न्यूमरेटर को मान लेते हैं x न्यूमरेटर b x and denominator b 1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमने मान लिया x and y। अब एज पर द क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पहला सेंटेंस इस कंडीशन से करते हैं कि वो क्या बन जाता है 1/3 कब, जब 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं हम न्यूमरेटर से। इसका अर्थ ये हुआ कि x/y हो गया अपना फ्रैक्शन और हमने सब्ट्रैक्ट किया 1 इससे न्यूमरेटर से, तो ये कितना बन जाता है, ये बन जाता है 1/3। तो ये सवाल हो गया इसका। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते देखो क्या हो गया 3x - 3 इक्वल टू आपका y। ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो 3x और ये 3 उस साइड जाएंगे, तो 3x - y इक्वल टू आ जाएगा आपका 3 और ये बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अगेन एज पर द क्वेश्चन सेकंड में दिया है and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। तो ये हमारा फ्रैक्शन है x/y और जब हम 8 ऐड करते हैं इसमें डिनोमिनेटर में, तो ये कितना बन जाता है, बन जाता है 1/4। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 4x = y + 8 शिफ्ट कर देंगे टर्म्स, तो आ जाएगा आपका 4x - y इक्वल टू आ जाएगा आपका 8। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब दो इक्वेशन आपको मिल गए, देखो 3x - y = 3 ये इक्वेशन फर्स्ट, 4x - y = 8 ये इक्वेशन मिल गया हमें सेकंड। अब आइदर आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक सो एलिमिनेशन मेथड ये बहुत सिंपल मेथड है, तो हम एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर ये करेंगे, नहीं तो पिछला वाला किया था हमने एलिमिनेशन मेथड से, तो यहाँ पर हम ट्राई करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ट्राई करने के लिए शिफ्ट कर देते हैं ये वाली टर्म्स, ये वाली टर्म से यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। लेट इक्वेशन 1 यहाँ पर 3x - y = 3, तो यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे पूरी टर्म से यहाँ पर, दैट इज द माइनस y इक्वल आएगा फिर 3 - 3x। साइन चेंज कर देते हैं यहाँ पर, चेंज द साइन चेंज होगी तो ये हो जाएगा माइनस वाला प्लस, ये -3 और प्लस 3x हो जाएंगे। ठीक से लिखा तो आ जाएगा आपका y = 3x - 3। ये मिल गई वैल्यू आपको किसकी, y की। तो ये पुट करनी है हमें इक्वेशन सेकंड में, पुट y = 3x - 3 इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। सेकंड क्या है फिर हमारा 4x - y = 8 है, यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू y की, तो 4x माइनस इन द ब्रैकेट आएगा फिर से 3x - 3 = 8।
ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो 4x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल आ जाएगा 8। इसका अर्थ क्या हो गया हमारा 4x और ये 4x माइनस 3 का 3 हो जाएगा उस साइड में शिफ्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 दैट इज x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5। तो देखो हमें मिल गया यहाँ पर न्यूमरेटर जिसकी वैल्यू मिल गया हमें 5। नाउ लेट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द y। हमें ऑलरेडी पता है y क्या है 3x माइनस 3। सो y इज इक्वल टू क्या जाता है हमारा 3x। पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये वाला फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज y इक्वल टू 3x माइनस 3। सो y इक्वल टू 3 into 3 minus 3। सो y इक्वल टू आता है 3x minus 3। ओके यहाँ पर सॉरी y की वैल्यू है यहाँ पर 5। ओके तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5। तो 5 3 जा यहाँ पर 15 minus 3। तो y इक्वल आ जाएगा 15 minus 3 दैट इज द 12। तो देखो हमें न्यूमरेटर भी मिल गया, न्यूमरेटर मिल गया हमें 5 और न्यूमरेटर की वैल्यू जब हम पुट अप करते हैं इक्वेशन में तो हमें मिल जाता है यहाँ पर डिनोमिनेटर दैट इज द 12। सो फ्रैक्शन क्या था हमारा x अपॉन y दैट इज वो कितना होगा फिर हमारा 5 अपॉन 12। x अपॉन y दैट इज 5 अपॉन 12 ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। तो देखो यहाँ पर हमने फ्रैक्शन यहाँ पर फाइंड आउट किया है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रॉब्लम फ्रॉम एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज द third one problem. Okay students, let's solve the question number 3. Yash scored 40 marks in a test. टेस्ट ने देखो कितने मार्क्स स्कोर किए 40 मार्क्स किए और स्कोर गेटिंग 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि 3 मार्क्स मिलेंगे हर एक सही जवाब के लिए और लूज करेंगे आप 1 मार्क आप अगर आप जवाब क्या देते हो गलत देते हो। तो 3 मार्क्स उसको मिलेंगे हर एक सही जवाब के लिए दैट इज द राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। उसके साथ लेकिन अगर वो एग्जाम देता है had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks being deducted for each incorrect answer then Yash would have scored 50 marks। लेकिन अगर 4 मार्क्स हम दे देते हैं और उसके सही जवाब को तो हम 2 मार्क्स क्या करेंगे उसमें से काट देंगे गलत जवाब के लिए। तो वो कितना स्कोर करता है तो वो स्कोर करता है यहाँ पर 50 मार्क्स स्कोर कर सकता है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया था हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन अ टेस्ट। तो देखो एक टेस्ट है, टेस्ट में कुछ सवाल है, टेस्ट में क्या है कुछ सवाल है और यहाँ पर यश ने वो टेस्ट दी है। अब यहाँ पर हमें उस टेस्ट में कितने सवाल है वो निकालने की, क्वेश्चंस कितने हैं वो निकालने यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर ये करनी है कि यश 40 मार्क्स स्कोर करेगा उस टेस्ट में जब वो उसके हम क्वेश्चन के सारे जवाब सवालों के जवाब करेक्ट दे। तो यहाँ पर 3 मार्क्स क्या होंगे उसके हर सही जवाब के लिए उसको 3 मार्क्स दिए जाएंगे लेकिन हर गलत जवाब के लिए उसका 1 मार्क क्या किया जाएगा यहाँ पर काट दिया जाएगा। उसी तरह से अगर वही टेस्ट के लिए हम अगर 4 मार्क्स देते हैं हर एक सही जवाब के लिए और 2 मार्क्स डिडक्ट करते हैं हर एक गलत जवाब के लिए तो उसमें वो स्कोर कर कितना कर सकता है 50 मार्क्स स्कोर कर सकता है। तो यहाँ पर ये हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मानना इसको x और y तो मानना है हमें सही जवाब और गलत जवाब। तो दैट इज द सही जवाब दैट मींस द राइट आंसर्स एंड रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्यूशन में आएगा लेट for right answer be x मतलब यश ने राइट आंसर दिए यहाँ पर कितने x दिए एंड फॉर रॉन्ग आंसर जो उसने दिए जवाब में उसको मान लेते हैं हम कितने रॉन्ग आंसर बी y रॉन्ग आंसर उसको मान लिया हमने y और सही जवाब के लिए उसको मान लिया यहाँ पर x। तो अब यहाँ पर जितने भी उसने सही जवाब दिए होंगे मल्टीप्लाई बाय 3 होंगे उसकी कितने मार्क्स सही जवाब के मार्क्स।
और लूजिंग 1 मार्क, तो y होगा उसका क्या, लूजिंग 1 मार्क। तो कुल मिलाकर उसको मिल जाते हैं कितने, 40 मार्क्स। कितने मिल जाते हैं उसको, 40 मार्क्स। सो एज पर द क्वेश्चन में जब कंडीशन आती है हमारी, तो पहले कंडीशन में हमें ये बात समझ में आती है कि वो 3 हर एक सही जवाब के लिए उसको 3 मिलती है, मतलब 3 into x उसके मार्क्स कितने किया गए हैं, स्कोर किए हैं हर एक सही जवाब के। अब उसमें से भी उसके मार्क्स लूज हो जाएंगे कि क्योंकि जितने भी सवाल उसने गलत किए उसका 1 मार्क्स लूज है, इसलिए यहां पर आ जाएगा 3x minus y और कुल मिलाकर उसको मिल जाते हैं मार्क्स यहां पर 40। देखो स्टूडेंट्स किस तरह से मैंने इक्वेशन बनाया, सही जवाब माइनस रॉन्ग आंसर्स के उसके स्कोरिंग मार्क्स हो जाएंगे यहां पर इज इक्वल टू आ जाएगा यहां पर 40। तो ये होता है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। देखो सही जवाब के मार्क्स में मल्टीप्लाई बाय 3 हमने किया, माइनस 1 मार्क्स लूजिंग 1 मार्क्स तो 1 y है, तो यहां पर नहीं लिखते कि 1y इज इक्वल टू आएगा यहां पर 40। तो और सेकंड कंडीशन के लिए आते हैं यहां पर, तो वही अगर वो एग्जाम देता है और हर एक सही जवाब के लिए हम देते हैं उसको कितने 4 मार्क्स, तो यहां पर आ जाएगा देखो 4x, क्योंकि x को मान लिया हमने राइट आंसर के लिए, और माइनस देखिए हम 2 मार्क्स कट कर रहे हैं हर एक गलत जवाब में, इसलिए 4x minus 2y इक्वल टू आ जाएगा यहां पर हमारा 50, क्योंकि अगर वैसे होता है तो वो कितना स्कोर दे देगा यहां पर 50 मार्क्स। तो इस तरह से यहां पर आ गए इसके दोनों के इक्वेशंस। आई होप सो इक्वेशन कैसे आया आपको समझ में आया होगा। देखो हर एक सही जवाब के लिए 4 मार्क्स है और हर एक गलत जवाब के लिए यहां पर 2 मार्क्स कट हो रहे हैं, और 4x माइनस इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन आया, नेगेटिव का माइनस है, तो ये आता है कुल मिलाकर 50। तो यहां पर ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट होते हो गया इक्वेशन सेकंड। तो अगर गौर किया जाए तो यहां पर y और 2y वेरिएबल यहां पर मैच हो रहा है, तो हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 और इसको फिर बाद में ऐड करेंगे इक्वेशन सेकंड में, ये तो उसी में ही करेंगे। चलो पहले सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड के साथ। लेट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो देखो क्या बन जाता है वो 2 3x माइनस y इज इक्वल टू आता है 40, 1 जो कि आप नहीं लिखते हैं, तो 3 हो जाएगा 6x माइनस 2y हो जाएगा यहां पर 80। ये इक्वेशन 1 ही है हमारा। नाउ subtract equation second from 1। सेकंड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो ये इक्वेशन से सेकंड हम क्या करेंगे उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, पहले लिखते हैं ऊपर इक्वेशन सेकंड दैट इज 6x minus 2y is equal to 80, और नीचे लिखेंगे आप सेकंड इक्वेशन दैट इज 4x minus 2y is equal to 50। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2y की टर्म्स क्या आ गया हमारी सेम आ गई, इसको हम मैनेज कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, ये होगा नेगेटिव, ये भी होगा पॉजिटिव और यहाँ पर ये हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर तो 6x में से 4x रह गया आपके 2x, और यहाँ पर 2y और माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल, y की जो वेरिएबल की टर्म से तो एलिमिनेट हो गई, निकाल दिया हमने। इज इक्वल टू आएगा यहाँ पर 80 माइनस 50 दैट इज द 30। सो x इज इक्वल टू आएगा यहाँ पर 30 अपॉन 2, 2 minus 1 and remaining 1 that is 2 5 are 10। so x is equal to आ गया यहाँ पर हमारा 50। that means हमारे करेक्ट आंसर से जो सही आंसर से वो कितने आ गए, राइट आंसर आ गया हमारे 15। ओके, तो निकालना है हमें रॉन्ग आंसर, तो पुट करेंगे x is equal to 15 इन इक्वेशन, इसमें पुट अप करते हैं फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर। चलो फर्स्ट फिगर इन इक्वेशन फर्स्ट है 3x minus y is equal to है यहाँ पर 40, पुट करते हैं 3 इन द ब्रैकेट 15 minus y is equal to 40, यहाँ पर आ जाएगा तो 15 3 are 45 minus y is equal to 40 that is a minus y is equal to 40 minus 45 that is a minus y is equal to minus 5। साइन चेंज हो गया यहाँ पर, तो y इक्वल हो जाएगा आपका -5 अपॉन -1 दैट इज द 5। तो y इक्वल हो गया यहाँ पर 5, इसका अर्थ ये हो गया, ये आ गया हमारे कौन से रॉन्ग आंसर।
तो राइट आंसर आ गए हमारे 5 और करेक्ट आंसर आ गए हमारे 15। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स आपको सवाल पूछा है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, कि क्वेश्चंस कितने हैं इस टेस्ट में। तो टेस्ट में क्वेश्चन कितने होते हैं, जितने भी आपके सही जवाब है प्लस आपके गलत जवाब और कुल मिलाकर होते हैं आपके टोटल क्वेश्चंस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर और को मिलाकर रॉन्ग आंसर, इनको मिलाकर ये हो जाएंगे हमारे टोटल क्वेश्चंस। सो हम ये कर सकते हैं, सो टोटल क्वेश्चंस क्या हो गया हमारे x प्लस y। तो x प्लस y होगा, तो x कितने आए हैं हमारे, करेक्ट जवाब है 15 और गलत थे कितने थे, गलत थे 5। 15 प्लस 5 दैट इज द 20। तो 20 नंबर्स होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर, 20 नंबर्स होंगे क्वेश्चंस इस टेस्ट में। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया हमारा एग्जांपल नंबर 3 फ्रॉम आवर एक्सरसाइज 3.5 दैट इज द वर्ड प्रॉब्लम में चल रहे हैं हमारे। आगे सॉल्व करते हैं, चलो एग्जांपल नंबर 4th वन। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व द एग्जांपल नंबर 4th वन। क्या दिया है देखते एग्जांपल में, प्लेसेस A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. ओके, दो कार से एक पॉइंट A से निकल रही है और दूसरी B से निकल रही है। If cars travels at the same direction at different speeds, मतलब कार क्या हो रही है, ट्रैवल्स कर रही है सेम डायरेक्शन में। अब क्या कर रही है, कार एक ही डायरेक्शन में जा रही है बट उनकी स्पीड अलग अलग है। उनकी स्पीड कैसे अलग अलग है, दे मीट इन 5 आवर्स। मतलब देखो जब वो सेम डायरेक्शन से जाती है तो उनके वो एक दूसरे से मिलती है, कितने घंटे बाद मिलती है, यहाँ पर 5 घंटे बाद, 5 आवर्स। इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, लेकिन जब वो एक दूसरे की तरफ ये होती है, जब सेम देखो एक कार जा रही है दूसरी भी जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तब क्या होता है, दोनों एक साथ मिलते हैं कितनी देर बाद, 5 घंटे बाद। कितने देर बाद मिलते हो, 5 घंटे। और एक दूसरे से वो कितनी दूरी पर है, वो एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और जब वो सेम डायरेक्शन पे आगे जा रही होती है तब वो मिलती है एक दूसरे को 5 घंटे बाद। ओके, ये तो बात समझ में आ गई आपको। अब इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, लेकिन जब वो एक दूसरे के पास पे आ जाती है तब दे मीट इन 1 आवर, तो ये कितने घंटे बाद मिल रही है, वहां पर ये मिल रही है एक दूसरे को 1 घंटे बाद। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स, तो यहाँ पर हमें निकालना है कि उन दोनों कार्स का स्पीड निकालना है। तो यहाँ पर देखो ये ऐसे वाले स्पीड के जब एग्जांपल आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पर ध्यान में रखना है, स्पीड का कोई भी, जब इस कार की स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, नहीं तो टाइम कितना लगाएगा, और स्पीड के बारे में भी आपका ये हो, जब आपको स्पीड, डिस्टेंस और टाइम ये वाले 3 वर्ड जहां पर इस्तेमाल होते हैं वहां पर आपको ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि शायद वो फॉर्मूला वहां पर हमें क्या करना होता है, इस्तेमाल करना होता है। जो फॉर्मूला आपको डेफिनेटली पता है कि हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, आपको देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है यहाँ पर, टाइम होता है। तो ये फॉर्मूला जो होता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपको हमेशा से क्या करना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हमें लगता है, जैसे कि हमारे साइंस का फॉर्मूला है, लेकिन ये साइंस का फॉर्मूला हमें मैथ्स में भी आपको इस्तेमाल करना होता है। जब भी आपको स्पीड, डिस्टेंस या टाइम के या कुछ ऐसे कार्स के एग्जांपल्स आते हैं, कभी-कभी आपको ट्रेन के एग्जांपल आते हैं, ट्रेन ट्रैवलिंग करे, कभी-कभी एरोप्लेन्स के बारे में भी आते हैं, तो ये हमें फॉर्मूला हमेशा रखना है ध्यान में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अभी क्वेश्चन है कि व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स, हमें 2 कार्स की स्पीड निकालनी है। तो पहला तो सवाल हमारा है हमेशा इसलिए होता है कि फिर किसको क्या मानेंगे। तो मानते हैं कि पहली जो कार है ए पोजीशन से निकल रही है उसको मानते हैं कि कार ए, और बी से निकल रही कार को मानते हैं कार बी। ओके, सो सॉल्यूशन में हम ये करेंगे कि सॉल्यूशन में मानेंगे कि लेट स्पीड ऑफ कार ए मान लेते हैं हम, जो ए पोजीशन से क्या हो रही है, निकल रही है, इज x किलोमीटर पर आवर। फिर हम कैसे निकालते हैं, किलोमीटर पर आवर में इसलिए लिखते हैं x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार B
बी का स्पीड मान लेते हैं हम यहाँ पर y किलोमीटर पर आवर। तो दोनों कार की स्पीड का हमें पता चल गया यहाँ पर। तो स्पीड का पता चल गया। अब यहाँ पर आते हैं हमारे सवाल की तरफ। सवाल में दिया है कि इफ कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखनी है, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन से जा रहे हैं तब उनके स्पीड में क्या होगा, यहाँ पर आपको उन दोनों के स्पीड को करना है हमेशा ऐड। जब स्पीड है और सेम डायरेक्शन से जा रहे हैं ऑब्जेक्ट, ये पहला ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी भी क्या है यहाँ पर सेम डायरेक्शन से जा रहे हैं, तब आपको हमेशा उन दोनों को करना है ऐड। क्या करना है, उन दोनों को क्या करना है, यहाँ पर सबट्रैक्ट करना है। जब आपका सेम डायरेक्शन से कोई भी जाता है तो उन दोनों के स्पीड्स को क्या करना है, आपको यहाँ पर सबट्रैक्ट करना है। हमें करना है a माइनस बी करना है। और ये कब करना है स्पीड के बारे में, और जब भी वो कैसे होगा, सेम डायरेक्शन से होगा। सेम डायरेक्शन से स्पीड होगा तो a और प्लस a माइनस बी करना है हमेशा। जो कार निकलती है आपकी वो दोनों के स्पीड को क्या करना है, आपको यहाँ पर सबट्रैक्ट करना है। और जब भी स्पीड का ये बारे में है और अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, मतलब a निकल रहा है एक डायरेक्शन से और b निकल रहा है अपोजिट डायरेक्शन से, तो यहाँ पर उनकी स्पीड को a प्लस b मतलब स्पीड को क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स कि जब भी सेम डायरेक्शन से आती है तो हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है स्पीड को, और जब भी अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है कोई दो ऑब्जेक्ट्स तो उनकी स्पीड को यहाँ पर करना है, ऐड करना है। तो ये आप लिखी लो, नहीं तो कहीं पर इंपॉर्टेंट करके यहाँ पर मेंशन कर दो, आपके नोटबुक के एग्जांपल के बाजू में ही मेंशन कर दो कि जब सेम डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो स्पीड करना है, स्पीड को करना है हमें सबट्रैक्ट। और जब सेम डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं ट्रैवल टुवर्ड्स है, तो यहाँ पर हमें करना है उनकी स्पीड को ऐड। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मान लिया हमने यहाँ पर x और y मान लिया है, तो यहाँ पर देखो फिर हमारा एग्जांपल और इक्वेशन इस तरह से आएगा। ओके, तो एज पर द क्वेश्चन हमारा क्या आएगा कि जब वो जा रहे हैं when they travel in same direction जब ट्रैवल करते हैं तो हमें पता है स्पीड में क्या होता है, यहाँ पर सबट्रैक्शन होता है। तो हमारा हो गया यहाँ पर सबट्रैक्शन, दैट इज x माइनस y, यहाँ पर होगा स्पीड ऑफ कार a माइनस स्पीड ऑफ कार b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा उनका टाइम, मतलब टाइम। तो हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है उनका क्या, स्पीड। तो कितने घंटे बाद मिले यहाँ पर, 5 घंटे बाद मिले। तो हमें होता है यहाँ पर उनको स्पीड होगा यहाँ पर कार A का माइनस स्पीड कार B का इज इक्वल टू होगा हमारा स्पीड जो हमें दिया है हमने डिस्टेंस से। तो स्पीड कितना आएगा हमारा, देखो इज इक्वल टू टोटल स्पीड आ जाएगा हमारा। तो टोटल स्पीड कितना है लिखना है, हमें पता है टोटल स्पीड कितना है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि यहाँ पर दिया है आपको स्पीड नहीं दिया है, आपको सिर्फ दिया है टाइम और दिया है आपको डिस्टेंस। तो यहाँ पर आएगा देखो स्पीड ये वाला आपको मिलाकर आएगा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आ जाएगा आपका d अपॉन t जो हमें क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा। तो कार A का स्पीड को तो मान लिया हमने x, स्पीड कार B को मान लिया था हमने y, और स्पीड कितना दिया है, डिस्टेंस दिया हमें 100 किलोमीटर, एक दूसरे से कितने दूर है 100 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना लगता है उनको 5 घंटे, इसलिए हमें यहाँ पर आना 5। तो यहाँ पर आ जाएगा तो एप्लीकेशन x minus 5 is equal to 5 1 are 1 5 2 are that is the 20, that is the 20 ये आ गया। तो यहाँ पर x minus 5 is equal to 20, ये आ गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आया स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर क्या किया कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड मान लिया, इसलिए यहाँ पर हमने 100 अपॉन 5 कर दिया, इसलिए यहाँ पर 20 आया है और ये आ गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब सिमिलरली आएगा एज पर द क्वेश्चन व्हेन they travel towards each other, जब वो ट्रैवल्स क्या करते हैं, towards each other ट्रैवल्स करते हैं, तब जैसे कि मैंने अभी बताया स्पीड को क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है। तो आपका स्पीड हो जाएगा ऐड द स्पीड कार A प्लस हो जाएगा स्पीड
कार B इज इक्वल टू हमारा टोटल स्पीड दैट इज स्पीड। तो स्पीड हमने क्या माना था? यस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना लगा था? जब वो ट्रैवल्स टुवर्ड्स ईच अदर थे तो 1 आवर लगा था, और टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा 100। तो यहां पर मान लेते हो x + y इज इक्वल टू 100 अपॉन 1। 100 अपॉन कितना आएगा आपका 1, दैट इज आएगा हमारा यहां पर x + y इज इक्वल टू 100। तो ये आया हमारी इक्वेशन सेकंड। अगर गौर किया जाए तो हमें मिल गया देखो इक्वेशन सेकंड भी यहां पर और इक्वेशन फर्स्ट भी। गौर से देखा तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हम एलिमिनेशन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर दिया है देखो x प्लस। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर देते हैं x + y x - y = 20 एंड x + y = आएगा हमारा 100। दोनों को ऐड करेंगे, y की टर्म ऑलरेडी एलिमिनेट हो सकती है क्योंकि ये -y और +y आ रहा है। ये आएगा यहां पर 2x = ये तो कैंसिल हो गया = 120। तो x = आता है आपका 120 अपॉन 2, 2 * 1 = 2, 6 = 0, दैट इज x = आएगा आपका 60। तो मतलब यहां पर स्पीड ऑफ कार A हमें आ गया 60 km/h। उसी के साथ हम निकाल सकते हैं y के अनुरूप, तो पुट x = 60 इन इक्वेशन, इसमें डालते हैं हम, चलो सेकंड में पुट करते हैं इन इक्वेशन सेकंड है हमारा x + y = 100, पुट करते हैं यहां पर वैल्यू 60 + y = 100। तो y के लिए आ जाएगा कि 100 - 60 दैट इज y आता है आपका 40। तो देखो ये मिल गया हमें स्पीड ऑफ बोथ कार्स। सो हम कह सकते हैं यहां पर स्पीड ऑफ कार A is x, that is कितना स्पीड है यहाँ पर 60 km/h, and speed of car B is y, that is वो कितना है हमारा 40 km/h। तो यहाँ पर हमें देखो मिल गया हमारा स्पीड, तो कार A का स्पीड मिल गया हमें यहाँ पर 60 km/h और इसका मिल गया यहाँ पर 40 km/h। चेक कर दे इक्वेशन में डालकर कि वैल्यू करेंगे नहीं 60 - 40 दैट इज 20 एंड 60 + 40 दैट इज 100। सो हमारा आया हुआ जवाब बिल्कुल क्या है यहाँ पर सही है, करेक्ट है। तो इस तरह से ध्यान में बात रखनी है यहाँ पर, जब भी ऐसे वाले प्रॉब्लम्स आए आपको तो ये फॉर्मूला नहीं बोलना है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और दूसरी बात, व्हेन दे ट्रैवल्स इन द सेम डायरेक्शन देन वी हैव टू सबट्रैक्ट स्पीड। तो हमें स्पीड को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। एंड व्हेन दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर देन वी हैव टू ऐड स्पीड। तो हमें स्पीड को क्या करना है यहाँ पर ऐड करना है, x + y करना है, जहां पर x - y करना है, x - y x + y। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। Okay, now let's solve our last problem from our exercise 3.5. That is the example number 5th one. Okay students, let's solve the final example from exercise 3.5. The area of a rectangle gets reduced by 9 square unit. तो दिया है हमें कि rectangle का एरिया कितने से रिड्यूस होगा, 9 square unit से। If its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. अगर उसकी लेंथ क्या करते हैं हम 5 यूनिट से क्या कर देते हैं, बड़ा रिड्यूस कर देते हैं, और ब्रेथ क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं 3 यूनिट से। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, लेकिन लेंथ 3 यूनिट से और ब्रेथ 2 यूनिट से इंक्रीज कर देते हैं, देन एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमें रेक्टेंगल्स की क्या निकालनी है यहाँ पर, डायमेंशन। तो यहाँ पर देखो जैसे कि हमें डायमेंशंस का अर्थ होता है इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट। किसी भी शेप ऑब्जेक्ट है उसकी डायमेंशंस का अर्थ होता है उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो ये उसके होते हैं डायमेंशंस। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम, चलो रेक्टेंगल है तो यहाँ पर उसको दो ही डायमेंशन आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा उसकी लेंथ और उसके आ जाएगा दूसरे दिन उसकी ब्रेथ। तो वही को मान लेते हैं चलो x एंड y। तो लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। लेट लेंथ ऑफ rectangle be x and breadth को मान लेते हैं उसकी y, breadth is y। तो चलो x मान ली उसकी लेंथ और ब्रेथ मान ली उसकी y। तो अभी हमें
पढ़ना है एग्जांपल को और बनानी है हमारी इक्वेशन। लेकिन पहले बात यहाँ पर ध्यान देने की, यहाँ पर है हमें दिया हुआ एरिया। तो एरिया क्या होता है हमारा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा, एरिया होता है यहाँ पर, एरिया होता है रेक्टेंगल का क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है यहाँ पर हमारा लेंथ इनटू यहाँ पर होता है हमारे ब्रेथ। यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है हमारा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा, देखो यहाँ पर आएगा लेंथ कितनी मान ली हमने x और ब्रेथ कितनी मान ली है y। तो x into y तो हमारा आएगा कुल मिलाकर एरिया किसका? जो हमारा रेक्टेंगल दिया है हमारे एग्जांपल में उसका। लेकिन अभी पढ़ते हैं एग्जांपल कि एग्जांपल के हिसाब से यहाँ पर क्या क्या करना है, तो कितना एरिया रिड्यूस होता है और कितना एरिया इंक्रीज होता है, ये हमें एग्जांपल से समझ में आया। सो एज पर द क्वेश्चन मान लीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा xy और यहाँ पर ये xy रिड्यूस होगा कितने से? 9 स्क्वायर यूनिट से रिड्यूस होगा। तो xy माइनस 9 लिख देता हूं यहाँ पर। कब होगा? जब हम देखो ये लेंथ है इनटू ब्रेथ, जब हम क्या करेंगे? जब हम करेंगे इफ इट्स लेंथ रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स, तो लेंथ को कितने करना है? तो लेंथ को रिड्यूस करना है 5 यूनिट से। ओके, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, और ये जो ब्रेथ है उसको इंक्रीज करना है कितने यूनिट से? 3 यूनिट से। दैट इज द y + 3। तब एरिया कितना होगा? xy - 9 आ जाएगा। समझ में आई बात? हमने ये किस तरह से यहाँ पर इक्वेशन बनाया। तो यहाँ पर ये कंडीशन हो जाती है आपकी कि जब भी आप क्या करते हो कि रिड्यूस करते हो लेंथ को 5 यूनिट से और ब्रेथ को 3 यूनिट से इंक्रीज कर देते हो, तो हमारा कुल जो एरिया है किसका? रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का जो पूरा एरिया है वो रिड्यूस हो जाएगा। कितने से रिड्यूस हो जाएगा? 9 यूनिट से रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। देखो फिर हमारे xy की, तो ये तो आपको ये वाली कौन सी टर्म्स आ गया, लेकिन ये टर्म हमारी यहाँ पर कैंसिल हो जाती है। देखो किस तरह से, तो x - 5 है और y + 3 है, तो यहाँ बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन होगा। तो xy + 3 3x -5 से मल्टीप्लाई किया -5 into y दैट इज -5y -5 into 3 दैट इज -15 इक्वल टू आता है आपका xy - 9। कितना आ गया आपके यहाँ पर? xy - 9। तो यहाँ पर देखो xy की टर्म दोनों साइड में सेम है, तो वो हो जाती है यहाँ पर कट। तो आपका आता है देखो 3x - 5y - 15 इक्वल टू -9। अब ये -15 साइड विजिट हो जाएंगे, तो 3x - 5y इक्वल टू आएगा आपका -9 + 15। सो दैट इज यहाँ पर हमें मिलता है 3x - 5y इक्वल टू आता है आपका 6। तो ये मिल गया हमें हमारा इक्वेशन फर्स्ट। किस तरह से आपने समझ में आया? तो सेम कंडीशन से हमें सेकंड इक्वेशन निकालना है, क्योंकि उसके लिए भी उन्होंने कंडीशन दी है। सो एज पर द क्वेश्चन सेकंड कंडीशन भी दी है, if we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increase by 67। तो वही करना है यहाँ पर कि उन्होंने दिया कि लेंथ को इंक्रीज करो 3 यूनिट से, ये 3 यूनिट से इंक्रीज किया, और ब्रेथ को भी इंक्रीज करो 2 यूनिट से। तो जो एरिया है जो कि हमारा xy है वो इंक्रीज कितने से होगा? 67 यूनिट्स होगा। दैट इज xy + 67 होगा। तो ये आ गया हमारा सेकंड वाला इक्वेशन। अब इसको भी हमें बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लाई करना है। दैट इज xy + x into 2 दैट इज 2x + 3 into y दैट इज 3y 3 into 2 दैट इज 6 इज इक्वल टू आएगा हमारा xy + 67। तो यहां पर भी आपकी xy की टर्म हो जाती है वैनिश, और रह जाता है हमारा 2x + 3y + 6 इक्वल टू 67। 6 उधर शिफ्ट हो जाएंगे तो आपका आएगा 2x + 3y इज इक्वल टू 67 - 6 दैट इज 2x + 3y इज इक्वल टू आता है आपका 61। तो ये मिल गया हमें हमारा इक्वेशन सेकंड। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट हमें मिला है, इक्वेशन सेकंड भी हमें मिला है। अब इसको सॉल्व किस तरह से करें? तो आइदर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कौन सी मेथड से? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं सॉल्व, या आप इसको सॉल्व कर सकते हो बाय एलिमिनेशन मेथड से। अब आपको एक तरीका बता दो एलिमिनेशन मेथड से किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं, दोनों इक्वेशन लिखते हैं। 3x -
5y इज इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पर 6, ये है आपका इक्वेशन फर्स्ट। ओके, और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू यहाँ पर 61 है, इक्वेशन सेकंड। चलो इन दोनों को सॉल्व करना है, तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे? तो देखो स्टूडेंट्स, जब भी आपको ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या करना है, आपको जो टर्म्स वैनिश करनी है उसके साथ के कोएफिशिएंट से एक दूसरे इक्वेशंस को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ताकि वो बन जाए यहाँ पर सेम। तो चलो, अगर आपने यहाँ पर वैनिश करनी है टर्म्स x की या y की, चलो मान लेते हैं कि y की टर्म हमें यहाँ पर करनी है, वैनिश करनी है। तो वैनिश अगर मुझे y की टर्म्स करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा y का यहाँ का कोएफिशिएंट कौन है, 3 है, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन 1 को, और इधर का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है, और 5 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर इक्वेशन सेकंड को। देखो फिर क्या होता है, लेट लिखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, q1 को 3 किया, q3 सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है, एंड इक्वेशन 2 बाय 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर के कोएफिशिएंट कौन सा है, यहाँ पर 5 है, तो 5 से ही करना है, सिर्फ -5 से नहीं, तो 5 से करना है। सिर्फ कोएफिशिएंट जो है उसका, उसके साइन पे यहाँ पर नहीं करना, नहीं, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन 1 को करना है 3 से, इक्वेशन 2 को 5 से करते हैं। देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 को करना है 3 से, इसलिए लिखा है 3x 5y इज इक्वल टू 6, ये होगा इक्वेशन 1 को, और सेकंड को करना है 5 से, 5 इन द ब्रैकेट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। देखो इस तरह से मैंने लिखा है। तो इक्वेशन 1 और 2 क्या बनते हैं वो मैं यही दर्ज करूंगा। तो इक्वेशन 1 बन जाता है, देखिए यहाँ पर हमारा 9x 15y एंड 3 6 are 18, कितना बन गया यहाँ पर 9x 15y is equal to 18, ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। और इक्वेशन सेकंड क्या बन गया, देखो 10x ओके प्लस 5 3 are 15y is equal to आएगा हमारे, देखो 5 1 are 5 and 5 6 are 30, that is 305, ये आ गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब हम देखो, अगर हम अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से और गौर से देख रहे हो आप, तो आपको समझ में आएगा कि जो सेकंड वाली टर्म हमें दिख रही है वो दोनों हमारी लाइक टर्म्स आती है। देखो -15y और +15y, तो ये हो जाती है हमारी वैल्यू। अब क्या करना है आपको, जस्ट ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 को करना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर देते हैं यहाँ पर। चलो ऐड कर देते हैं, 9x 15y इक्वल टू 18 और 10x प्लस 15y इक्वल टू 305। ऐड करूंगा मैं यहाँ पर इक्वेशन को, ऐड करने पर देखो 9 और ये होता है आपका 19x, और ये तो गेट कैंसिल हो जाएंगे आपके टर्म्स, तो ये आ जाएगा 18, मतलब 18 प्लस 5 18 19 20, दैट इज 323, कितना आता था 323, ये आता है आपका उसका जवाब 18 प्लस 305 का। तो यहाँ पर आपका आएगा x इज इक्वल टू 323 अपॉन आएगा आपका 19। चलो फिर इसको हम डिवाइड कर देते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्यूशन निकालेंगे हम। ओके, तो 19 से करते हैं सॉल्व, 19 1 जा 1, 19 1 जा 1, तो 32 में से 19 गए, रह जाते हैं हमारे यहाँ पर 13, कैरी ऑन ले लिया ऊपर से 3, तो यहाँ पर मिल जाती है हमें 133, और 19 1 जा 19 5 जा, और 97 जा आता है हमारा 133, तो हमें क्या होता है यहाँ पर 17। सो वी गॉट हियर x इज इक्वल टू 17। तो ये जवाब मिल जाता है हमें यहाँ पर x इक्वल टू मिलता है यहाँ पर 17, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द y। So put this 17 value either in equation first or equation second. First में रखते हैं, first simple है हमारा, तो put x is equal to 17 in equation first. First क्या है, 3x minus 5y is equal to 6. तो रखते हैं वैल्यू 3 and 17 minus
5y is equal to 6. 17 1s are 1, 17 2s are and 17 3s are, that is the 51. 51 minus 5y is equal to 6 शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर, तो minus 5y is equal to 6 minus 51. 6 में से 51 गए तो रह जाते हमारे 45, माइनस 5 रह जाते हैं यहाँ पर माइनस 45. तो यहाँ पर 45 से हो रहा तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 45 अपॉन माइनस 5. 5 1 1, 5 9 45. सो दैट इज द y इक्वल टू आपका 9. सो लेंथ आ जाती है हमारी यहाँ पर, लेंथ आती है यहाँ पर उस रेक्टेंगल की, दैट इज 17 यूनिट्स आ जाती है, और ब्रेथ आ जाती है यहाँ पर हमारी आ जाती है, वो कितनी आती है 9 यूनिट्स. तो ये आपको सेंटेंस एट द एंड लास्ट में लिखना है कि दैट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 17 यूनिट्स एंड द ब्रेथ इज द 9 यूनिट्स. सो हियर वी कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 3.5 students, and now you have to write the notebook properly and also understand our substitution method and the elimination method. Students, do all the given homeworks and all the works that I given to you properly at home. Stay safe and stay happy. Thank you so much.